बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या चीज़ें डिस्कस हुई इसके ऊपर बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये मुलाकात इस कॉन्टेक्स्ट में, इस तनाजुर में हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से ISI की मुदाखलत के ऊपर जो जुडिशल काउंसिल को लिखा गया ख़त था, उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट इजलास बुलाया और फुल कोर्ट इजलास बुलाने के बाद चीफ जस्टिस ने इस मामले पर तमाम जजेस से मुशावरत की और उसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक थे। इसके बाद वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान और सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद थे। इस मुलाकात में क्या चीज़ें डिस्कस हुई, लेकिन इस मुलाकात में एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि वज़ीर आज़म जो हैं उनको भी इस ख़त की टाइमिंग के ऊपर बड़े शकूक व शुबहात हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी इस ख़त की टाइमिंग के ऊपर बड़े शकूक व शुबहात हैं। और लग ऐसे रहा है कि ये ख़त एक ऐसे टाइम के ऊपर लीक हुआ है जब एग्जेक्टिव के और जुडिशरी के मामलात भी बिल्कुल ठीक थे और सब जो हैं वो अपना अपना काम कर रहे थे, और एक ऐसे वक्त में कि जब लग रहा है कि शायद इस ख़त जो है, इस ख़त के लीक होने से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो शुकूक व शुबहात को जन्म दे रही हैं। अब देखें कानून क्या कहता है। कानून तो ये कहता है कि जब कोई जज इल्ज़ाम लगा देता है, जब कोई भी जज इल्ज़ाम लगा देता है तो उस जज को भी ये इल्ज़ाम साबित करना होता है। अब कानून के मुताबिक बहुत से लॉ एक्सपर्ट्स ये समझते हैं, पाकिस्तान के लॉ एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि ये जजेस को फौरी तौर पर एग्जेक्टिव ऑर्डर पास कर देना चाहिए था। जिन 6 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 6 जजेस ने ख़त लिखा जुडिशल काउंसिल को, अगर इनको लग रहा था कि ISI की जो है जुडिशल मामलात में मुदाखलत हो रही है तो ये फौरी तौर पर जुडिशल ऑर्डर पास कर देते। लेकिन अब चूंकि ये बहुत से माहिर कानून ये भी बात कर रहे हैं कि ये 6 ऑनरेबल जजेस जुडिशल वर्क करने की पोजीशन में नहीं है अनटिल अनलेस तब तक जब तक इनके इल्ज़ामात साबित ना हो जाए तब तक। कुछ माहिर कानून ये बात करते हैं कि ये जजेस जुडिशल वर्क करने की पोजीशन में नहीं है अनटिल अनलेस इनके इल्ज़ामात साबित ना हो जाए तब तक। अब इसके ऊपर भी सर एक रोला पड़ा हुआ है और आपको पता है कि वो रोला ये है कि अब ये जो 6 जजेस ने ख़त लिखा है, इन 6 जजेस के ख़त की टाइमिंग उसको अगर आप देख लें, फिर अलीमा खान साहिबा और इमरान खान की अलिया बुशरा बीबी जिस तरह वो फ़ौज के ऊपर काउंटर अटैक कर रहे हैं और वो समझते हैं कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और लोग तो यही कहते हैं ना, इमरान खान के जो डाई हार्ड वर्कर्स हैं, कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ हमारे कोलीग्स हैं, वो ये बात करते हैं कि जी खान साहब तो बड़े पॉपुलर हो गए हैं। और सर उनकी सारी पॉपुलैरिटी तो नज़र आ गई थी इस इलेक्शन के अंदर, उनकी सारी पॉपुलैरिटी नज़र आ गई। फिर जिस तरह उन्होंने फ़ौज के साथ, जिस तरह उन्होंने फ़ौज को ट्रीट किया बतौर इदारा, और ये आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में जाकर बताऊंगा कि उनकी लड़ाई दरअसल फ़ौज के साथ किन मामलात पर शुरू हुई थी। तो सर ये टॉपिक थोड़ा इरेलेवेंट हो जाएगा, इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वज़ीर आज़म की मुलाकात जो हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, उस मुलाकात से पहले ये खबरें भी मार्केट में गर्म थी कि वज़ीर आज़म आर्मी चीफ से और DG ISI से भी मुलाकात करने गए। और वो मुलाकात ऑन द रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड के तौर पर तो नहीं आई, लेकिन उस मुलाकात में भी कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही थी। क्योंकि देखें ये जो इल्ज़ाम है ISI के ऊपर 6 जजेस की जानिब से, ये बहुत हसास इल्ज़ाम है और ये फ़ौज की, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाया गया 6 जजेस की जानिब से। और अब उनको ये साबित करना पड़ेगा क्योंकि जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है इसके ऊपर तो हुकूमत कह चुकी है। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, बहुत ज़बरदस्त बातें की, और उन्होंने कहा कि हुकूमत इस पर एक इंक्वायरी कमीशन बना देती है और इंक्वायरी कमीशन एक रिटायर्ड जज, कोई भी रिटायर्ड जज जो है उनके ऊपर मुश्तमिल होगा। अब इंक्वायरी कमीशन में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग कह रहे हैं कि जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए, सर देखें जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब जो हैं वो बतौर जज तो बहुत अच्छे
एक बहुत अच्छे जो हैं वो जज साबित हुए और बतौर जो है वो चीफ जस्टिस के सरबराह की हैसियत से उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे 2014 में, और उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, तो उन्होंने एक धांधली के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बना था। अदलिया की जो है वो जिम्मेदारी थी कि अदलिया उस पर एक इंक्वायरी कमीशन बनाए। उस इंक्वायरी कमीशन को भी वो हेड कर रहे थे और उन्होंने धांधली के तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया था। बतौर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के उन्होंने ये सारा कुछ किया। वो जस्टिस क्या नाम था उनका, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उनके बाद ये बने थे ना जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब। अब जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब जो है ना, उनके ऊपर दो किस्म के इल्ज़ाम आते हैं। मैं उस चीज़ की भी आपको वजाहत कर देता हूँ। एक तो जो जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब हैं, उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तौहीन अदालत केस में उन्होंने उनको नाअहल करार दिया था। उन्होंने उस केस में उनको नाअहल करार दिया। उस लार्जर बेंच के वो सरबराह के तौर पर उस बेंच का वो हिस्सा थे। उसमें जस्टिस गुलजार भी थे, जस्टिस आसफ सईद खोसा भी थे। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे जस्टिस एजाज चौधरी एजाज साहब, वो भी उस बेंच में थे। जस्टिस आई थिंक जवाद ख्वाजा साहब भी उस बेंच में शामिल थे। तो बहुत से जजेस थे उसमें। जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब थे सर, और जस्टिस नासिरुल मुल्क ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल करार दिया था और वो उस बेंच के सरबराह थे। लार्जर बेंच था, आई थिंक 9 रुकनी लार्जर बेंच था, उसको वो हेड कर रहे थे। फिर दूसरा इल्ज़ाम जस्टिस नासिरुल मुल्क के ऊपर ये आता है कि जब वो निगरान वज़ीर आज़म बने थे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़े सवालात उठे थे। और उस वक्त की जो अपोजिशन थी, वज़ीर आज़म के जो उस वक्त के जो उम्मीदवार थे, इमरान खान साहब थे, उन्होंने तो वैसे बड़ी तारीफ़ें की थी, लेकिन उस वक्त की जो अपोजिशन थी, शहबाज शरीफ साहब और उस वक्त जो पीपल्स पार्टी है, उन्होंने उन पर तनकीद की। तो उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शंस जो है उसमें ये मुलव्वस हैं। ये पूरी निगरान हुकूमत जो है उसने मुकम्मल धांधली के साथ ये जो है ये सारा कुछ किया। तो मैं इसलिए ये चीज़ की क्लैरिटी, इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन पेश कर रहा था कि जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब जो हैं, उनके नाम के ऊपर शायद रजामंदी का इजहार ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जैसे जजेस और इस तरह के कई जजेस जो इंटेग्रिटी वाले जज हैं, जो शोहरत रखने वाले जज हैं, वो इस बेंच को, वो इस तरह जो है वो इस इंक्वायरी कमीशन को हेड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वज़ीर कानून ने जो बात की है, देखें सर, इस तरह के जो ख़त हैं उनके ऊपर तो वैसे शकूक व शुबहात बहुत से हैं, लेकिन इस ख़त की टाइमिंग और फिर इस जो है वो ख़त की टाइमिंग के वाले से जो बातें हो रही हैं वो भी आपके सामने है। अब इस ख़त की इंक्वायरी की जो बॉल है वो भी हुकूमत के हाथ में है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने दायरा अख्तियार में करना है। हुकूमत का काम जो है वो हुकूमत ने अपने दायरा अख्तियार में करना है। वज़ीर कानून ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने अटॉर्नी जनरल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ख़त पर जो इंक्वायरी कमीशन बनेगा इसकी रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा। अदलिया में मुदाखलत की तहकीकात 2018 या इससे पहले से शुरू करने की भी हमायत की। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। सबसे पहले ख़त के हवाले से छानबीन की ज़रूरत है। जजेस के ख़त के मामले पर 2 से 4 रोज़ में कमीशन बनाकर नोटिफाई कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का विजन था कि एक रुकनी कमीशन बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि इदारा जाती मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। कमेटी के TROs बनाए जाएंगे। हम अदलिया पर छोड़ते हैं कि जजेस का मिसकॉन्डक्ट है या नहीं। मुझे बतौर वकील ख़त की टाइमिंग पर तकलीफ़ है। उन्होंने कहा कि मुझे बतौर वकील ख़त की टाइमिंग के ऊपर तकलीफ़ है। जिस वक्त वाक़यात हुए थे, ये वाक़यात हुए थे, इस वक्त एक्शन लिया जाता तो मुनासिब होता। एक सवाल हुआ कि कमीशन उस वक्त से तहकीकात करेगा जब शरीफ ख़ानदान को सज़ाएं सुनाई गई। एक सहाफ़ी दोस्त थे हमारे, उन्होंने सवाल किया कि कमीशन उस वक्त से तहकीकात करेगा जब से शरीफ ख़ानदान को सज़ाएं सुनाई गई। तो वज़ीर कानून ने कहा कि इसलिए इससे भी पीछे चले जाना चाहिए, ये सिलसिला तो कब से चल रहा है। इन्होंने कहा कि काबीना में ये तजवीज़ रखेंगे कि तहकीकात तब से हों। अब देखें, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बात की है, बात तो वो भी ठीक कर रहे हैं कि जो कमीशन है वो तब से तहकीकात करे जब नवाज शरीफ साहब के साथ ये हो रहा था।
और फिर ये जो 6 जजेस ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस का हवाला दिया है और उन्होंने कहा है कि जी जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब थे उन्होंने भी इल्ज़ामात लगाए थे। मैंने वो कल आपको व्लॉग में एक चीज़ बताई थी कि उन्होंने इल्ज़ामात ज़रूर लगाए थे, लेकिन उन्होंने उसी दिन उससे अगले दिन ही सारा कुछ आकर ऑन द रिकॉर्ड ये सब कुछ एक्सपोज कर दिया था कि ये सारा कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जजेस जो इतनी देर से बैठे हुए थे, उनको पता था कि जुडिशल मामलात के अंदर आईएसआई के जो लोग हैं, आईएसआई के जो ऑपरेटिव्स हैं, उनके इल्ज़ामात के मुताबिक वो मुदाखलत कर रहे हैं। तो अगर वो सर मुदाखलत कर रहे थे तो फिर आप ऑन द रिकॉर्ड आकर बोलते, आप क्यों नहीं बोले? आप जुडिशल ऑर्डर पास कर देते। आपके पास तो पूरी अथॉरिटी थी, आप तो बतौर जज कुछ भी कर सकते थे। एक जो हाई कोर्ट का जज होता है वो उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है, उसके पास मजाज अथॉरिटी होती है, वो कुछ भी कर सकता है। वो एग्जेक्टिव वो इस तरह के जो है वो जुडिशल ऑर्डर पास कर सकता है। जिस तरह पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि पार्लियामेंट जो है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर पास कर सकती है। और ये आपको पता है ना कि उमर अता बंदयाल साहब जब डंडियां मारते थे और जब 3 रुकनी 2 रुकनी 3 रुकनी 2 रुकनी बेंच बनाया करते थे और जब इमरान खान की मोहब्बत में फैसले देते थे तो फिर पार्लियामेंट ने बिल्कुल ठीक कहा कि जी हम एग्जेक्टिव ऑर्डर पास कर देते हैं कि उमर अता बंदयाल साहब बतौर चीफ जस्टिस बाइस्ड हैं, मुतनाज़ हैं और सबको पता था सर वो थे, उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ये जो है ये सारा कुछ करने की एक तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि ये शायद फ़ौज को और पाकिस्तान की जो सुपीरियर जुडिशरी है उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश है एक ऐसे वक्त में, क्योंकि जब कुछ लोगों का कहना है कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने इदारों के अंदर, तो हो सकता है कि ये कोई इस तरह की कोई गड़बड़ भी हो सकती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है। अब मैं कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहा, लेकिन मैं उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो ये बात कर रहे हैं। तो सर इस हवाले से तहकीकात होना बहुत लाजमी है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जीआईटी बनाएं, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएं, जिस भी जज के ऊपर बनाएं, कोई इंक्वायरी कमीशन बनाना है वो बनाएं। वो जज जो है रिटायर्ड जज होगा, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा, वो इस इंक्वायरी कमीशन के ऊपर काम करे, उसकी रिपोर्ट पेश करे, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट उसको देखे, फैसला आ जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये मामला दबेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने इंक्वायरी कमीशन बने, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आपको पता है नहीं आई, एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट सबको पता है वो किधर गई, ठीक है। तो वो कमीशंस जो थे उनकी रिपोर्टें तो आज तक उसके ऊपर बात नहीं हुई। हाँ, अब ये जो कमीशन है, ये कमीशन अपनी रिपोर्ट कितने दिन में इसको अपनी सिफारिशात को मुरतब करे, कितने दिन में काम करे, कितने दिन में ये जो है ये काम कंप्लीट होगा, उसके बाद रिपोर्ट जमा होगी, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जिस दिन कमीशन बनेगा उस दिन बात करूंगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जी बाद में फुल कोर्ट इजलास हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट इजलास किया और फुल कोर्ट इजलास जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक थे। उसका एलामिया जारी हुआ कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा, एग्जेक्टिव की अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं होगी, आज़ाद अदलिया मजबूत जमहूरियत के लिए भी ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासती इदारों को हदायत देने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने फैज़ाबाद धरना केस की रोशनी में रियासती इदारों के हवाले से कानून साजी की भी यकीन दहानी करवाई। इल्ज़ामात की संगीनी को देखते हुए चीफ जस्टिस ने इसी रोज़ जजेस से मुलाकात की। चीफ जस्टिस को 26 मार्च को ख़त मौसूल हुआ, दूसरे दिन भी फुल कोर्ट इजलास हुआ। अब ये जो एलामिया है वो भी जारी हो गया। चीफ जस्टिस ने तमाम जजेस से फुल कोर्ट इजलास किया, फुल कोर्ट इजलास का एलामिया, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म की चीफ जस्टिस से मुलाकात, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने भी इस मामले को थोड़ा ठंडा किया। लेकिन सर ये मामलात जाते कहाँ नज़र आ रहे हैं? देखें, ये जजेस को अब ये साबित करना पड़ेगा कि जो इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगाया, आईएसआई के ऊपर लगाया, पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर लगाया, वो इल्ज़ामात अब उनको साबित करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि ये जो इल्ज़ामात है इसकी हकीकत क्या है। और ये जो कहा जा रहा है कि ये जजेस जिनको जुडिशल ऑर्डर पास कर देना चाहिए था और अब वो जुडिशल वर्क करने की पोजीशन में नहीं है अनटिल अनलेस तब तक जब तक उनके इल्ज़ामात दुरुस्त साबित नहीं हो जाते। सर इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा शोर बढ़ रहा है
देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है उसके अंदर एक बौनचाल आ गया, और अगर ये बौनचाल जो है ये काबू में ना पाया जा सका, अगर इस पर काबू ना पाया जा सका तो हालात मज़ीद गड़बड़ होंगे और हालात किसी और तरफ भी जा सकते हैं। मैं इशारतन बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में लॉर्ड्स मूवमेंट शुरू होने लगी है, अदलिया बहाली तहरीक, और सर कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होने लगा। अदलिया बहाली तहरीक तब चलती है जब तासुब की बुनियाद पर फैसले आ रहे होते हैं। जब इमरान खान की मोहब्बत में फैसले आ रहे थे तब तो हमारी बदकिस्मती थी कि हमारी जो अपोजिशन थी बड़ी कमज़ोर थी, वरना अगर कोई तगड़ी अपोजिशन होती, नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो होते, तो सर वो तो उठा के इमरान खान को बाहर फेंक देते जिस तरह इमरान खान को लाया गया था। तो इमरान खान तो मैंडेट चोरी करके आए थे, सबको पता है, वो मैंडेट के ऊपर डाका डाल के आए थे, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान की जो एग्जेक्टिव है और पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की हुकूमत एक साथ हैं, एक पेज के ऊपर है, अदलिया भी एक पेज के ऊपर है, और सब समझते हैं कि इन इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।